देश में जब भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एनालिसिस की बात होती है तो अक्सर ये डिस्कशन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार इत्यादि जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स तक ही लिमिटेड रह जाता है या फिर नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया के कंपैरिजन में उलझ जाता है। लेकिन इन सभी एनालिसिस और डिस्कशंस में भारत का एक पर्टिकुलर स्टेट हमेशा नजरों से छूट जाता है और इसका कारण ये है कि ना ये तो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है और ना ही साउथ इंडिया का। वैसे देश के हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स की तरह इंडियन इकोनॉमी को लीड कर रहा है और ना ही देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन इसके बाद भी यही एक राज्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में बैक टू बैक नए रिकॉर्ड्स बनाता चला जा रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के बीचों बीच स्थित मध्य प्रदेश की, जिसे देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू देश का हृदय प्रदेश यानी हार्ट स्टेट कहकर बुलाते थे। एक समय था जब यही मध्य प्रदेश देश के सबसे पिछड़े बीमारू राज्यों के बीच नजर आता था, मगर बीते एक दशक में पर कैपिटा ग्रोथ के मामले में मध्य प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना के बाद देश का थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। यही नहीं, आज मध्य प्रदेश सीरियल आउटपुट के मामले में एक समय में देश का फूड बाउल माने जाने वाले पंजाब को भी पीछे छोड़ चुका है। अक्सर इसका क्रेडिट यहाँ लगभग 2 दशक से चली आ रही बीजेपी गवर्नमेंट और एमपी के स्टार परफॉर्मिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है, जो मोदी 3.0 में मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि मध्य प्रदेश इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर अब तक वो देश के लीडिंग इकोनॉमीज में अपना स्थान क्यों नहीं बना पाया। आफ्टर ऑल आज भी देश की जीडीपी में देश की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट एमपी का कंट्रीब्यूशन महज 3.86% ही है, जो कि दूसरे 100 करोड़ बीमारू स्टेट यूपी और राजस्थान के कंपैरिजन में भी बेहद कम है। यही नहीं, सोशल इंडिकेटर्स के मामले में भी मध्य प्रदेश अपने नेबरिंग स्टेट्स के सामने कहीं पीछे छूटता नजर आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एमपी में ये विरोधाभास क्यों है, जहां मध्य प्रदेश के साथ सब कुछ ठीक भी है और नहीं भी। आखिर वो आज भी इस मेडियोक्रिटी के जंजाल में क्यों उलझा हुआ है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश आज भी एक एवरेज स्टेट है? दोस्तों 2011-12 से 2021-22 के बीच का डिकेडल ग्रोथ का डेटा ये बताता है कि इस एक डिकेड में एमपी की स्टेट जीडीपी ने ऑन एन एवरेज 6.6% की एनुअल ग्रोथ रजिस्टर की है, जिसकी वजह से वो देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट स्टेट के बीच चौथे स्थान पर है, जहां महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे एमपी के दूसरे नेबरिंग स्टेट उससे कहीं ज्यादा पीछे है। लेकिन बीते एक दशक में इतनी ग्रोथ करने के बाद भी एमपी की ये ग्रोथ डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। जहां 2011-12 में देश में 8 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा जीएसडीपी वाले 21 स्टेट्स के बीच पर कैपिटा इनकम के मामले में मध्य प्रदेश की 18th रैंक थी, वहीं 2021-22 तक आते आते मध्य प्रदेश केवल 2 पायदान चढ़ की 16th रैंक पर ही पहुंच पाया है। कुछ ऐसा ही हाल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी है, जहाँ देश में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एमपी में ही है। जहाँ ये बात अक्सर एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर देती है कि कैसे एमपी, जो बिहार की कंपैरिजन में एक रिचर स्टेट है, उसका हेल्थ स्टेटस इतना बुरा है। मैं अगर हम हेल्थ के बाद एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी एमपी की स्थिति कुछ खास नजर नहीं आती, जहाँ नीति आयोग के ही स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स में बिगर स्टेट्स के बीच एमपी 15th रैंक पर है। इस तरह ओवरऑल लिटरेसी रेट के मामले में भी एमपी देश में 17th रैंक पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार एमपी की 15 से 49 इयर्स की केवल 29% महिलाओं ने ही 10 या उससे ज्यादा इयर्स की स्कूलिंग अटेन की है, जबकि इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल एवरेज 41% है। यही नहीं, इस मामले में एमपी के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 50 और 39% के साथ एमपी से कहीं ज्यादा आगे है। कुछ ऐसे ही मेल्स की एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग के मामले में भी एमपी अपने सभी नेबरिंग स्टेट की पीछे नजर आता है। इसके साथ एमपी में हायर एजुकेशन की क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, और यही रीजन है कि जब देश में टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो उस लिस्ट में एमपी बहुत नीचे दिखाई देता है। याद रख कि NIRF की टॉप 100 रैंकिंग में भी एमपी के सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं, जो कि IIT इंदौर और IISER भोपाल है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कॉलेजेस आज भी ट्रेडिशनल कोर्सेज पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ग्रोथ में लीड करने वाला एमपी डेवलपमेंट में पीछे क्यों रह रहा है? मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि प्राइमरली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, जहां एमपी की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 48% के आसपास है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, बीते 10 सालों में एमपी की जीडीपी में एग्रीकल्चर का यह शेयर साल दर साल बढ़ता ही गया है। एक कंपैरिजन के लिए इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर इस बीच 15 से 20% के आसपास ही रहा है। एमपी गवर्नमेंट की टारगेटेड एफर्ट्स ही है, जिसकी वजह से 2002 और 3 में 3% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रजिस्टर करने वाला एमपी 2020-21 में
18.89% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। यही नहीं, एमपी में हमें हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है, जहां एमपी ऑयल सीड, ग्रेन्स और सोयाबीन के अलावा टोमेटो, गार्लिक, मैंडरिन, ऑरेंजेस और पल्सेस के कल्टीवेशन में भी देश के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। इसी तरह मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भी एमपी, यूपी और राजस्थान के बाद देश में थर्ड पोजीशन पर है। आज एमपी का आधा लैंड एरिया कल्टीवेशन के अंदर है। लेकिन दोस्तों, एमपी की इस एग्रीकल्चर लेड सक्सेस का एक डाउन साइड भी है। असल में मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी का एक बड़ा कारण ये है कि एमपी में अब भी अर्बनाइजेशन का अभाव है। जहां 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की 31% से ज्यादा जनसंख्या अर्बन एरियाज में रहती है, वहीं मध्य प्रदेश में नेशनल एवरेज से काफी कम यानी लगभग 27% जनता ही अर्बन एरियाज में रहती है। यही नहीं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में 21% से ज्यादा शेयर ट्राइबल पॉपुलेशन का है, जो आंकड़ा 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में जाहिर है कि मध्य प्रदेश की रूरल सेंट्रिक लाइफ एग्रीकल्चर में ही रोजगार की अवसर तलाशती है। और इसी बात को एक्सपर्ट्स एक लंबे अरसे से पॉइंट आउट करते हुए आए हैं कि मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स एक्चुअली राइजिंग फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही पंप हुए हैं, जो स्टूडेंट और लेटर डिमिनिश हो जाएंगे। साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पंजाब जिस एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था, कई दशकों पहले उसकी भी चौंक फीकी पड़ चुकी है। ऐसे में ये बात जाहिर है कि एग्रीकल्चर एमपी को एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। वही एमपी की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का शेयर 33% और इंडस्ट्री का महज 19% के आसपास है। यही कारण है कि इस बात को भी अक्सर पॉइंट आउट किया जाता है कि मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के बजाय राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज इंडस्ट्री को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे एमपी हायर और सस्टेनेबल ग्रोथ रजिस्टर करने के साथ साथ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप कर पाएगा। हालांकि इस बारे में एमपी गवर्नमेंट अक्सर राज्य में हो रहे एमएसएमई ग्रोथ को अपने अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। आफ्टर ऑल एमपी में 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज मौजूद है, मगर 2023 में पब्लिश एक रिपोर्ट ये फैक्ट स्टैब्लिश करती है कि राज्य के एमएसएमईज फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, जहां फाइनेंस का लिमिटेड एक्सेस एमएसएमईज की ग्रोथ में एक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। और एमपी में इंडस्ट्रियल बेस की कमी की वजह से एमपी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाने में भी नाकामयाब साबित हो रहा है, जहां इस मामले में एमपी देश में कहीं पीछे 13th रैंक पर नजर आता है। हालांकि एमपी बीते 1 दशक से भी ज्यादा समय से इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, मगर अब भी इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देने बाकी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं है, बल्कि एमपी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अनुसार स्टेट से होने वाला टोटल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट 2003-04 में जहां 6,000 करोड़ का था, वो 2022-23 में बढ़कर 65,000 करोड़ रुपीस तक जा पहुंचा है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एमपी की ज्यादातर इंडस्ट्रीज कुछ क्लस्टर्स तक ही लिमिटेड है, जहां मध्य प्रदेश की 80% इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भोपाल और इंदौर के पास ही सेंटर्ड है, और मध्य प्रदेश की ज्यादातर इंडस्ट्रीज इनके पास स्थित मन्नीदीप, पीथमपुर, गोविंदपुरा और देवास में ही सेंटर्ड है। इनके अलावा ग्वालियर, जबलपुर और रीवा भी एमपी के दूसरे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉकेट्स हैं। यही नहीं, मालनपुर ग्वालियर, मंडीदीप भोपाल, पवार खिलाई इटारसी, पीथमपुर टिही और धन्नर इंदौर में 6 आइलैंड कंटेनर डिपोट्स भी डेवलप हुए हैं। मगर इसके बाद भी एमपी की इंडस्ट्रीज के कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में ही कंसंट्रेटेड रह जाने का एक बड़ा रीजन लिमिटेड कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इसकी वजह से बड़ी सिटीज और इसके आसपास के एरियाज को छोड़कर एमपी के बाकी बैकवर्ड रीजन्स इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, जिसका फायदा एमपी के नेबरिंग स्टेट्स को मिला। यही नहीं, मध्य प्रदेश के रीजनल बैकवर्डनेस और कनेक्टिविटी के अभाव में लैक ऑफ क्वालिटी लेबर की वजह से भी इंडस्ट्रीज यहाँ इन्वेस्ट करने से बचती नजर आई है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में रोड डेंसिटी नेशनल एवरेज से बेहद कम है। इसी सीरीज में एमपी के इंडस्ट्रीज भी इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई ही नहीं। इसकी वजह से यहाँ की छोटी इंडस्ट्रीज भी बहुत डेवलप नहीं हो पाई। फॉर एग्जाम्पल, देवास इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह खनोजा द प्रिंट को दिए अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि एमपी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेहद कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें फ्रेम करते समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस का ध्यान नहीं दिया गया। वो बताते हैं कि एमपी के इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर डीआईसी, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमपीआईडीसी और एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग लेवल पर मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में एक ही इंडस्ट्रियल एरिया में ऑपरेट करने वाली छोटी और बड़ी कंपनीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है। हालांकि इसे दूर करने के लिए एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में कई कड़े कदम उठाए हैं, जहां सरकार की ओर से एमएसएमईज को टैक्स बेनिफिट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई मेजर लिए गए हैं। लेकिन
इन स्टेप्स के इफेक्ट दिखने में कई सालों का समय लगता है। ऐसे में ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की अपडेटेड पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव साबित होंगी। इसके अलावा दोस्तों एमपी के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर एक बात पॉइंट आउट की जाती है कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ऐसे में कोस्टल स्टेट की कंपैरिजन में यहाँ पर इंडस्ट्रियल या एक्सपोर्ट बेस्ड डेवलप कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मगर यहाँ इस बात को भी पॉइंट आउट किया लेना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के पास अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, जहाँ ये देश के बीचों बीच स्थित है। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश अपने इसी लोकेशन का ठीक तरह से इस्तेमाल करे तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इंडिया के क्रॉस रोड्स पर अपने लॉजिस्टिकल एडवांटेज को ठीक तरह से इस्तेमाल करके वो आने वाले समय में इंडस्ट्रियल आउटपुट के भी नए रिकॉर्ड दर्ज कर सकता है। दोस्तों इन कारणों के अलावा एमपी के पीछे रह जाने का एक बहुत बड़ा कारण मध्य प्रदेश का एक इनहेरिटेड बर्डन भी है। दूसरी बात सही है कि मध्य प्रदेश आज भी भारत के 8 इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्स रिच स्टेट्स में से एक है, जहाँ डायमंड, मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन और रॉक फॉस्फेट जैसे बहुत से मिनरल्स के मामले में देश के लीडिंग स्टेट्स में से एक रहा है। जैसे एमपी के मिनरल रिसोर्स अबेंडेंस को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब 2000 में छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बना दिया गया, जहाँ छत्तीसगढ़ के कोल, बॉक्साइट, गोल्ड और आयरन ओर के रिसोर्सेज चले जाने की वजह से एमपी की रॉयल्टी से होने वाली इनकम तो घटी ही, साथ ही वहाँ ऑलरेडी मौजूद बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जुटाना भी मुश्किल हो गया। साथ ही भिलाई में स्थित भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स भी अब छत्तीसगढ़ में जा चुके थे। इसी तरह कोल बिजनेस और कोरबा थर्मल प्लांट की वजह से डिवीजन के समय छत्तीसगढ़ एमपी का लगभग 40% पावर अकेले जनरेट करता था, जबकि उसका कंजम्पशन केवल 26% था। ऐसे में इस डिवीजन के साथ ही मध्य प्रदेश पर और अधिक पावर जनरेट करने का दबाव भी पड़ा। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सेटअप और उनके फ्यूचर ग्रोथ पर पड़ा। लेकिन दोस्तों ये अकेला इनहेरेंट रीजन नहीं था जो मध्य प्रदेश की ग्रोथ की राह में घोड़ा बना। लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ये बताता है कि मध्य प्रदेश में 94,689 स्क्वायर किलोमीटर का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मौजूद है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश का ये फॉरेस्ट कवर उसके ऑलमोस्ट 30% जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इसी तरह देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स भी मध्य प्रदेश में ही मौजूद है। जाहिर है कि एमपी का ये फॉरेस्ट कवर ट्राइबल लाइफ और वाइल्ड लाइफ के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन उसका यही फॉरेस्ट कवर एमपी के इंडस्ट्रियल और रीजनल डेवलपमेंट में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, क्योंकि इन्वायरमेंटली ट्राइबल और फॉरेस्ट लॉस की वजह से नए इंडस्ट्रियल एरियाज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और रोड बिल्ड करने के लिए भी लैंड एलोकेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीते लंबे समय से अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्री को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में विफल हो रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इन सभी कारणों के बाद भी एक कारण और है, इसने मध्य प्रदेश को मीडियोक्रिटी की ओर धकेलने का काम किया है। उस अक्सर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहनी बेहद जरूरी है। आफ्टर ऑल तभी डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स के साथ एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप किया जा सकता है। इसका प्राइम एग्जांपल हम ओडिशा में नवीन पटनायक गवर्नमेंट के सक्सेसफुल टेन्योर के रूप में देख सकते हैं। मगर ये बात भी उतनी ही सही है कि कई बार यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्रोथ के लिए घातक साबित होती है, क्योंकि यही स्टेबिलिटी ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी रेपिटेशन और पॉलिटिकल कंफर्टेबिलिटी को जन्म देती है। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट को ध्यान में रखते हुए एमपी की पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ 2003 में उमा भारती की लीडरशिप में बीजेपी के आगमन का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एमपी की जनता दिग्विजय सिंह लेड कांग्रेस गवर्नमेंट से त्रस्त हो चुकी थी। ये वो दौर था जब दिग्विजय सिंह की सरकार में एमपी में फ्रीक्वेंट पावर कट रोज की बात थी। प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब था और नए जॉब्स क्रिएट करने के बजाय प्रदेश की कांग्रेस सरकार संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पर ही भर्तियां कर रही थी। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता 10 साल से चल रहे दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट से चेंज चाहती थी और यहाँ मौका मिला बीजेपी को। मगर यही वो पॉइंट था जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति बदल गई, क्योंकि यहाँ से स्टेट कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई और स्टेट पॉलिटिक्स में खुद को खड़ा ही नहीं कर पाई। यहाँ कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो नए फेसेस को आगे लाने और ग्रासरूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के बजाय दिग्विजय सिंह या उनके सपोर्टेड लीडर्स को ही आगे रखकर प्रदेश की राजनीति चलाती रही। जबकि ये बात एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है, स्टेट की जनता अब दिग्विजय सिंह की लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एमपी में इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन कांग्रेस और भी ज्यादा टूटती और कमजोर होती चली गई। हालांकि इस बीच बीजेपी के अगेंस्ट बन रही एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जनता ने एक बार फिर
कांग्रेस को एक मौका दिया। इसके चलते 2018 में कमलनाथ लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर एमपी में वापसी की, मगर इस बार भी कांग्रेस ने अपनी गलती दोहराई, क्योंकि कमलनाथ गवर्नमेंट में भी दिग्विजय सिंह लगातार बैकसीट से गवर्नमेंट चलाते रहे, जहां इसकी वजह से स्टेट कांग्रेस में एक बड़ी फूट पड़ती साफ देखी जा रही थी। इस बारे में पार्टी के अंदर से भी बार बार कांग्रेस पार्टी हाईकमान को भी आगाह किया जाता रहा, मगर दिन वही हुआ जिसका दर्द। बड़े प्रयासों के बाद सत्ता में वापस आई कांग्रेस एक बार फिर टूट चुकी थी और उसकी जगह एक बार फिर शिवराज सिंह लेड बीजेपी सत्ता में वापस आ चुकी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कमलनाथ गवर्नमेंट के 1.25 साल के टेन्योर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में बीते 2 दशकों में बीजेपी का ही रूल रहा, और उसमें भी लगभग 17 साल मामा जी ये नाम से मशहूर रहे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के सीएम रहे। चाहे इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि उनके नेतृत्व में एमपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मगर इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से मध्य प्रदेश में कभी एक प्रोडक्टिव ऑपोजिशन बन ही नहीं पाया, जो राज्य की बीजेपी गवर्नमेंट पर पॉजिटिव प्रेशर बनाने के साथ साथ उनके सही और गलत फैसलों के लिए उन्हें अप्रोप्रिएटली क्रिटिसाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बीते लंबे समय से ये बात उठाई जाती रही है कि एमपी गवर्नमेंट ने स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज करने के प्रयासों में काफी देर लगाई, जहां इसके लिए कंडीसिव पॉलिसीज को फॉर्म करने में हुई देरी की वजह से मध्य प्रदेश वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। इसका फायदा उसके नेबरिंग स्टेट्स को मिला। दूसरी ओर मध्य प्रदेश बीते लंबे समय से इलीगल सैंड माइनिंग के लिए भी कुख्यात है, और अब तक माइनिंग माफिया यहाँ के बहुत से फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ तक कि आईपीएस ऑफिसर्स को भी मौत की घाट उतार चुके हैं। मगर ये समस्या अब भी जिसकी तस बनी रही है, बल्कि अक्सर ऑपरेशन इलीगल सैंड माइनिंग के इस बिजनेस में एमपी के एक्स सीएम शिवराज सिंह के इन्वॉल्व होने का भी आरोप लगाता रहा है। इसी तरह दोस्तों, अभी इस बात को भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है जब मध्य प्रदेश व्यापम स्कैम की वजह से चर्चा में बना हुआ था, जिसे भारत का सबसे बड़ा भर्ती परीक्षा घोटाला कहा जा रहा था, और जिसकी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बीच ही इस केस से एसोसिएटेड 40 से ज्यादा लोगों की सस्पिशियस कंडीशन में मौत हो गई, मगर आज भी इस स्कैम की मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई है। सिमिलरली मध्य प्रदेश में बीते कई सालों से एमपी स्टेट सर्विसेज, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स और पुलिस जैसी भर्ती परीक्षाएं भी अलग अलग विवादों की वजह से अटकी हुई है, जहां प्रदेश के एलिजिबल यूथ एग्जाम प्रिपरेशन में अपने साल पे साल खराब करता जा रहा है, और यदि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई भी है तो उसे दबा दिया गया। और इस सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने और एक पॉजिटिव ऑपरेशन का रोल निभाने के बजाय कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम डेवलप होने दिया, जहां सिटिंग गवर्नमेंट को ऑपरेशन के रूप में एक शैडो गवर्नमेंट का डर ही खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहा, और इसे डर्रे ने मध्य प्रदेश की मेडोक्रेसी को उसकी आइडेंटिटी बना दिया। तो हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के रिवाइवल का कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को यदि इस मेडोक्रेसी से निकलना है, देश के लीडिंग स्टेट्स में स्थान बनाना है, तो उसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस एक साथ करने की जरूरत है, जो देश के सेंट्रल स्टेट को देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दे। तो अगर आप मध्य प्रदेश शहर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परेशानी क्या है और उस परेशानी का समाधान क्या हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।